जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल उस प्रकार की हो गई है जैसे युद्ध क्षेत्र में जो भी सेनाएं होती हैं वो अपने अस्त्रों का उपयोग करती हैं, एक अस्त्र को चलाती हैं जिससे विपक्षी घायल हो जाएं। जब वो फेल हो जाता है तो दूसरा अस्त्र चलाती हैं और फिर इस प्रकार से क्रमशः दोनों सेनाएं करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आजकल बड़ी दयनीय हो गई है। देखिए, अभी तक 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए, जो भी अस्त्र उन्होंने चलाए वो सफल हुए। अपने लक्ष्य को बेधने के लिए उनका जो मकसद था उन्होंने पूरा किया। लेकिन अब जो हो रहा है पिछले 6 महीने से, वो न किसी ने सोचा था, न भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, न इंडिया गठबंधन ने सोचा था, न देश की जनता ने सोचा था कि समय चक्र इतनी तेजी से बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी के सारे अस्त्र एक एक करके फेल होते जाएंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था। जैसे पुलवामा हुआ था, फिर ये सोचा गया था कि पुलवामा के अंदर जैसे हमारे शहीद जवानों की शहादत के बूते वोट मांगे गए थे और जनता ने उमड़ के वोट दिए थे और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर फायदा हुआ था। ये सोचा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, रणनीतिकारों ने, कि इसी प्रकार का फल उन्हें पहलगांव के बाद मिलेगा। पहलगांव में यात्रियों की हत्या हुई। एक 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हैंडल्स ने ये बताना शुरू कर दिया कि वहां पे जो आतंकवादियों ने मारा पर्यटकों को, वो धर्म पूछ के मारा। और ये एक पोस्टर बनाया उन्होंने कि धर्म पूछा जाति नहीं। इसका मतलब मकसद जो था पाकिस्तान का, वो मकसद था हिंदू मुसलमान डिवाइड पैदा करना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाद में उसका फायदा उठाने का प्रयास किया, लेकिन फायदा हुआ नहीं। फायदा इसलिए नहीं हुआ कि कश्मीरियों ने अपनी ये दिखाया कि वो भारतवर्ष के साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जुलूस निकाले, तिरंगा लेके जुलूस निकाले और वी लव इंडिया करके उन्होंने नारे लगाए और इनका वो नैरेटिव फेल हो गया। उस नैरेटिव के बाद जब फेल हो गया तो इन्होंने नैरेटिव चलाया ऑपरेशन सिंदूर का और ये बताया कि साहब हमने उनके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। टोटल ठिकाने बताए गए थे 21, चिन्हित किए गए थे 21, 9 को ध्वस्त किया। अब जनता पूछने लगी कि भाई 12 को ध्वस्त क्यों नहीं किया? जब 21 आपने किए थे और आपने 9 ध्वस्त कर दिए थे तो 21 के 21 कर देते। और ये भी जनता ने पूछा कि जयशंकर साहब जो हमारे देश के विदेश सचिव हैं और इतने अनुभवी अधिकारी हैं, उन्होंने पूर्व सूचना क्यों दे दी थी पाकिस्तान को और उसकी वजह से उन्होंने आतंकवादी हटा दिए वहां से और वहां पे आतंकवादी के रिश्तेदार मारे गए लेकिन आतंकवादी नहीं मारे गए। चलिए, वो भी अस्त्र फेल हुआ। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और अपनी कलाकारी दिखानी शुरू की। बार बार उन्होंने ये दिखाया गया था, हमारे यहाँ से क्लेम किया गया था कि लोगों ने पूछा भाई 3 दिन के अंदर आपने युद्ध विराम क्यों करा दिया? तो यहां से डीजीएमओ से कहलाया गया, विदेश सचिव से कहलाया गया कि ये जो युद्ध विराम हुआ था क्योंकि पाकिस्तान दहशत पे था, इसलिए उसने फोन किया था डीजीएमओ ने, हमारे डीजीएमओ को, और वहां पे डीजीएमओ लेवल पे युद्ध विराम हो गया। जनता में रोष तो हो गया कि भाई अगर 1971 में इंदिरा जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते हैं तो आपने क्यों नहीं किया जब पाकिस्तान ने इतना दुस्साहस किया था आतंकवादी भेज के पहलवान के अंदर, पहलगांव के अंदर हमारे निरीह लोगों की हत्या की। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या किया? हमारे सिविलियन इलाकों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, हमारे सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया था। लड़ाई होती थी, सेना सेना के बीच में होती थी, इस बार उन्होंने सिविलियंस को अटैक कर दिया। अच्छा, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बार बार क्लेम किया, 24 बार क्लेम किया कि युद्ध विराम उन्होंने कराया और इसलिए कराया कि उन्होंने दोनों देशों को धमकी दी कि तुम्हारे ट्रेड रोक देंगे वरना तुम युद्ध विराम कर लो। और हमारी तरफ से उसका कोई प्रतिकार नहीं हुआ। प्रतिकार हुआ तो विदेश सचिव के रूप में हुआ और जूनियर अधिकारियों ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से बात नहीं निकली कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो ये मान लिया गया मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर मोदी जी कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की बात को, इसका माने डोनाल्ड ट्रंप शायद सही बोल रहे हैं। हम तो मानने को तैयार नहीं है, देशभक्त लोग हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते चले जा रहे हैं और हम कोई जवाब नहीं दे रहे, तो आश्चर्यचकित होने की बात है। क्योंकि एक तरफ चीन, रूस, पाकिस्तान, अजरबैजान, नॉर्थ कोरिया, ईरान एक तरफ खड़े हो गए हैं और अमेरिका हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमें
डोनाल्ड ट्रंप बार बार शर्मिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। ये हमारी विदेश नीति का हाल हो गया। तो ऑपरेशन सिंदूर का जिस प्रकार से फायदा उठाने का प्रयास हुआ था, इस बार वो फेल हो गया। अच्छा, अब कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने कि इससे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अब वो ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं करती। आपने बिहार के अंदर भी देखा होगा, मोतिहारी के अंदर भी देखा होगा, मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की बहुत ज्यादा बात नहीं करते। इसलिए नहीं करते, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है, और जनता बार बार ये पूछ रही है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में आप आगे बढ़े थे तो आपने पूरी फतह क्यों नहीं किया, पाकिस्तान को 4 टुकड़े में क्यों नहीं तोड़ा, जो अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि जैसे कांग्रेस युद्ध विराम करती थी, हम नहीं करेंगे, हम तो पाकिस्तान को तोड़। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और परेशानी हमारे लिए क्रिएट कर दी। अभी उन्होंने जो रिसेंट स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि युद्ध जो हुआ, संघर्ष जो हुआ पाकिस्तान भारत के बीच में, इसमें 5 जेट गिरे। अच्छा, भारत ने अभी तक ये क्लेम नहीं किया था कि हमने जेट गिराए, हमने कहा था कि हमने उनके एयरबेसेस तोड़े और हमने उनके आतंकवादी ठिकाने तोड़े, जेट नहीं कहे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात तो नहीं बताई कि किसके कितने गिरे, लेकिन उन्होंने बताया कि 5 जेट गिरे। अब इसमें तो मानी बात है कि अब तो एक समस्या और ज्यादा क्रिएट हो गई, उन्होंने तो इसको बढ़ा दिया। ये 5 गिरे तो भारत के कितने गिरे, पाकिस्तान के कितने गिरे? भाई, अगर उसके 4 गिरे, हमारा 1 गिरा तो हम जीते, अगर उसके 2 गिरे, हमारे 3 गिरे तो हम हारे, अगर हमारे 5 के 5 हमारे गिरे, उसका नहीं गिरा, तो मानी बात है कि इसका मतलब जो विपक्ष कह रहा था कि बताओ हमारे कितने जेट गिरे, वो बताना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां भी हमारे पूरे एफर्ट्स में और मोदी जी के एफर्ट्स में पलीदा लगा दिया। अच्छा, जब ये ऑपरेशन सिंदूर का मसला फेल हो गया और जनता के बीच में उस प्रकार का रिएक्शन नहीं हुआ जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा अस्त्र चला। वो दूसरा अस्त्र क्या था? उन्होंने विदेश में डेलीगेशन भेजा, शशि थरूर साहब को भेजा, आनंद शर्मा को भेजा, ओवैसी साहब को भेजा, ये सारे लोगों को भेजा। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि ओवैसी साहब की जो एक मारक क्षमता थी, जिसपे उनको एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम नेता की तरह प्ररूप करके भारतीय जनता पार्टी उनका फायदा उठाती थी, वो एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते थे और उसका काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं में होता था, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता था। जब ओवैसी साहब को उन्होंने भेज दिया और ओवैसी साहब ने वहां जाके जिस प्रकार का भारत का पक्ष रखा, तो हिंदुओं में तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लेकिन उससे जो उनकी मारक क्षमता थी एक मुसलमान प्रोवोकेटिव नेता के रूप में, वो खत्म हो गई। तो इसलिए जो वो भारतीय जनता पार्टी का फायदा कर सकते थे और कांग्रेस का नुकसान कर सकते थे, वो भी मारक क्षमता कम हो गई। तो ओवैसी साहब भी इनफेक्टिव हो गए। और आपकी जो फील्ड सिचुएशन दिखाई पड़ती है कि जैसे बिहार के अंदर सीमांचल के एरिया में 5 एमआईएम पिछली बार सीट जीती थी, उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था। इस बार संभावना है कि उनको शायद एक भी सीट ना मिले, क्योंकि वहां पे अब ये लोग समझ गए हैं कि ओवैसी साहब केवल मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं और सेकुलर फोर्सेस को कमजोर करते हैं। अच्छा, ये भी जब फेल हो गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अगला कदम चला। वो अगला कदम था आम आदमी पार्टी का। अच्छा, आम आदमी पार्टी का मानी बात है कि अगर आप जन्म देखें, किस प्रकार से उनका सृजन हुआ था, अभ्युदय हुआ था अन्ना हजारे के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल के माध्यम से, तो एक झूठे प्रपंच के माध्यम से हुआ था और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी बढ़िया सरकार को बदनाम करके हुआ था, जो आज तक मामला कोई भी सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन वो पॉपुलैरिटी में आगे आ गए, उन्होंने गरीबों को मुफ्त चीजें दे के अपनी सत्ता बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको गच्चा दे दिया, उनको दिल्ली इलेक्शन में हरा दिया। अच्छा, अरविंद केजरीवाल अब ये डिसाइड करने में लग गए कि वो इंडिया गठबंधन के साथ रहें या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। तो उन्हें लगा कि वो अपनी एक इमेज अलग बना ली है, उन्होंने वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट करने की इमेज बना ली है, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने की इमेज बना ली है, तो इसलिए वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जब उन्हें सफलता नहीं मिली और दिल्ली में उनको सरकार नहीं बचाने को मिली, तो उन्होंने अपने पुराने रूप में आ गए जो 2013-14 के थे, और उन्होंने बिल्कुल एन बिहार इलेक्शन के पहले इंडिया गठबंधन से बाहर होने का निर्णय ले लिया। अच्छा, उन्होंने सोचा था कि टीएमसी भी इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएगी, उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे भी बाहर हो जाएगी, शरद पवार भी शायद बाहर हो जाएंगे, तो इस प्रकार से बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर देंगे और इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे, ये उनकी चाल थी। लेकिन हुआ क्या? जो दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई, उसके अंदर उद्धव ठाकरे भी आए, शरद पवार भी आए, अभिषेक बनर्जी भी आए, ममता बनर्जी के भतीजे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे। जब सारे लोग आ गए, इसका मतलब यह है कि एकमात्र पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए तैयार बैठी है और जिसने एन इंडिया गठबंधन के इलेक्शन के पहले, बिहार इलेक्शन के पहले जो इंडिया गठबंधन से बाहर हुई है, तो उसकी भी जो डैमेजिंग कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई आज के तारीख में, बल्कि आम आदमी पार्टी ने खुद अपने को डैमेज कर लिया।
क्योंकि आज पूरा जनमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थन और भारतीय जनता पार्टी विरोध के बीच में बटा हुआ है। और जब उन्हें लग रहा है कि सब लोग आज के तारीख में हर चीज को दांव पे लगा के भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष कर रहे हैं, उस समय अगर आम आदमी पार्टी ऐन वक्त पे अपना इंडिया गठबंधन से समर्थन वापस करती है, इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का जो आरोप लग रहा था वो अब सिद्ध होता दिख रहा है, वरना इलेक्शन के पहले क्यों करते। भाई अगर आपको लगता है कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन में आप लड़े थे इंडिया गठबंधन के साथ, तो उस समय अगर उससे मुद्दों में कोई बेहतरी आ गई है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने में बेहतरी आ गई, लेकिन उसके बाद तो दिल्ली के अंदर झुग्गियां टूटी हैं। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का और ज्यादा विद्रूप रूप दिखाई पड़ा है। तो अरविंद केजरीवाल को जहां इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए था अलग होके, और संजय सिंह जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे थे और बड़ा एग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, एंड पार्लियामेंट सेशन के बीच में इंडिया गठबंधन छोड़ के उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की मदद करने के लिए वो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये स्थिति तब हुई जबकि जो एसआईआर का जो मुद्दा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर वोट बंदी करने का प्रयास किया था, अच्छा वो भी फेल हो गया, क्योंकि वो वहां पे जिस प्रकार जनता में प्रतिक्रिया हुई और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी इंडिया गठबंधन के साथ आके खड़े हुए, अजय अंजुम ने जिस प्रकार से उनका पूरा कच्चा खोल दिया और जिस प्रकार से उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई और जिस प्रकार से फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगा कि मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि इससे तो और चीजें एक्सपोज होती जा रही हैं। अच्छा, धीरे धीरे जैसे बीएलओ एएलओ और इन लोगों के कन्वर्सेशंस दूसरे चैनल्स पे दिखाने लगे, तो उससे पता चला एसआईआर तो बहुत बड़ा धोखा है। जो चीज जो नेशनैलिटी सिटीजनशिप होम मिनिस्ट्री डिसाइड नहीं कर पा रही, वो एएलओ बीएलओ कैसे डिसाइड कर लेंगे। तो एसआईआर भी फेल हो गया, ऑपरेशन सिंदूर भी फेल हो गया, ओवैसी साहब भी फेल हो गए, अरविंद केजरीवाल भी फेल हो गए। तो ये सारी चीजें करने के बाद इतने ज्यादा अस्त्र पिछले 2-3 महीने के अंदर फेल हुए हैं भारतीय जनता की पार्टी के। अब भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा और हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि अगला मूव अमित शाह जी का क्या होगा, किस प्रकार से वो एक नया शगुफा छोड़ेंगे और किस प्रकार से इंडिया गठबंधन को कमजोर करके एक नया नैरेटिव क्रिएट करेंगे। क्योंकि अब तक जितने भी अस्त्र उन्होंने चलाए हैं वो सारे सारे खुरदुरे निकले, बिल्कुल भोथरे निकले और उनका कोई असर नहीं हुआ, जनता का बल्कि उल्टा रिएक्शन हुआ। और अब जब सारे दांव उल्टे पड़ते चले जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ रहा है, इसीलिए शायद संसद सत्र के पहले मोदी जी विदेश यात्रा पे जाने वाले हैं। शायद वो संसद सत्र में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। धनखड़ साहब और ओम बिरला साहब वहां पे ऑपोजिशन पार्टीज के माइक्स को म्यूट करेंगे, उन्हें नहीं बोलने देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, आम आदमी पार्टी का नैरेटिव पूरी तरह से फेल हो गया है और ओवैसी साहब का भी फेल हो गया है, एसआईआर का भी फेल हो गया है और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर भी फेल हो गया है, उससे लगता है अगले 2-3 महीने बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। और एक बात बिल्कुल पक्की है, अगर बिहार का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उसके बाद दिल्ली सरकार गिरने में 15-20 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।